हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन से, इंडियन हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि हमारे इंडियन हिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना होता है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए हमें किन किन सेक्शंस पे ध्यान देना है, कहाँ कहाँ पढ़ना है। आज हम इंट्रोडक्टरी क्लास वहीं शुरू करते हैं। तो पहले जो शुरुआत होती है हमारी इतिहास की शुरुआत जो होती है वो भारत में पूरा पाषाण काल से शुरू होती है और ये कहाँ तक जाती है, 1964 तक की जो घटनाएं हैं वो इंक्लूड की जाती हैं इसमें परीक्षाओं में। अभी 1964 वैसे उसके बाद की घटनाएं करंट में ले ली जाती हैं, अब तो 2000 तक की घटनाएं ले लिया जाता है इसमें हिस्ट्री में, लेकिन अभी तक 1947 से 64 तक की घटनाएं मेंस परीक्षा के लिए ली जाती थी। और बाकी प्रारंभिक परीक्षाओं में हिस्ट्री की 1947 तक की मेनली घटनाएं 1947 तक की ली जाती हैं। उसमें मॉडर्न इंडिया 3 भागों में बांट करके, प्राचीन इतिहास अगर हम देखें तो इसको 3 भागों में इतिहास को बांट सकते हैं। तीन भाग है, एक तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इन 3 भारत के इतिहास को अगर हम पढ़ना तो इन 3 भागों में बांट करके अध्ययन की दृष्टि से बांटा गया है, विद्वानों ने बांटा है इसको। प्राचीन इतिहास में हम देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास, किन चीज़ों का हमें अध्ययन करना है। प्राचीन इतिहास में पहला बिंदु जो आता है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के अंतर्गत हम ऐतिहासिक युग के पहले की या आद्य ऐतिहासिक युग के पहले घटनाएं, जहाँ पर हमें केवल जो सूचनाएं मिलती हैं केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती हैं। तो इन पूरा पाषाण काल को, या पाषाण काल कह सकते हैं, पाषाण काल है, पाषाण काल को फिर 3 भागों में बांट दिया गया है। पूरा पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इन 3 भागों में बांटा गया है पाषाण काल को। पूरा पाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांट दिया गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है इसमें बेलन घाटी, सोहन घाटी, पाकिस्तान का सोहन घाटी, मिर्ज़ापुर की बेलन घाटी, यहाँ पर इसके साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, इसके जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, इस तरह के जो चित्र मिलते हैं, मानो थोड़ा सा एडवांस होना शुरू हो गया था, तो मध्य पूरा पाषाण काल में बांटा गया। उसके बाद जो है उच्च पूरा पाषाण काल। इनका विभेद जो तीनों का है, इनमें तो आप अगर हम भेद कर पाते हैं तो इसमें केवल उनके जो टूल्स पैटर्न है, जो हथियारों का यूज करते थे जिससे शिकार करते थे। यहाँ पर हथियार आप शुरुआती काल में देखते हैं, हथियार थोड़े से भौंटे किस्म के होते थे, मोटे धार वाले होते थे और इनसे शिकार करते थे, लेकिन यह है कि उतना इफेक्टिव नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर आकर के ये ब्लेड्स का यूज करने लगे, फ्लेक का यूज करने लगे, यहाँ ब्लेड्स का यूज करने लगे। यहाँ हैंड एक्स था और क्लीवर था, यहाँ फ्लेक मतलब यहाँ हैंड एक्स है, हस्त कुठार जिसे कहते हैं, पल्लवरम में मिला है 1863 में सबसे पहले। तो खोजा गया, बार बार पूछा गया है क्वेश्चन, रॉबर्ट्स ब्रूसफुट को कहाँ मिला था, पल्लवरम में। तो ये हैंड एक्स जो पहला मिला था, यहीं से शुरुआत हुई है
1863 में। इसके बाद फ्लेक का यूज, जैसे हम पत्थर लेते हैं, पत्थर को तोड़ते हैं किसी दूसरे पत्थर से, पेबल्स उसे कहते हैं, जिससे हम तोड़ते हैं पत्थर को, मेन पत्थर को जो तोड़ते हैं। बड़ा सा पत्थर है, मान लिया बड़ा सा कोई ऐसा बेढोंगा सा पत्थर है ऐसा, तो यहाँ पर हम फ्लेक, मतलब यहाँ पर हम चोट करते हैं किसी चीज़ से, तो ये एक पतला फ्लेक निकलता, ये तो ये निकल जाता है। फिर हम चोट करते हैं तो फिर ये निकल जाता है, एक फ्लेक ये निकला, फिर ये निकलता है। तो इस तरह मोटा पत्थर थोड़ा नुकीला हो गया, लेकिन इसके जो फ्लेक्स निकले हैं वो भी बहुत धारदार होते हैं, और इनसे फेंक करके या इससे भी कोई चीज़ कट किया जा सकता है, पतली धार होती है। तो इस तरह से फ्लेक का यूज़ यहाँ करते हैं, और ब्लेड और ब्यूरिन्स का यूज़ यहाँ करते थे। ब्लेड और ब्यूरिन्स का यूज यहाँ करते हैं। इस तरह से हम उसके टूल्स पैटर्न के आधार पर इनको हम करते हैं, विभेद करते हैं कि कौन से किस काल का है, ये किस काल का टूल है वो। इसका हम विस्तृत विवरण, इसके जब हम पूरा पाषाण काल की विस्तृत क्लास जब चलेगी तो उसमें हम इसका किया जाएगा। इसके बाद मध्य पाषाण काल आता है। इसमें यहाँ तो केवल शिकार था, इन तीनों स्थितियों में शिकार था और खाद्य संग्रह था। मध्य पाषाण काल जब आता है तो मध्य पाषाण काल में यहाँ पर क्या होता, मध्य पाषाण काल को पूरा पाषाण काल से कैसे विभेद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसने पशुओं को बाद में चल करके पशुपालन या पशुओं को पालतू बनाना सीख लिया था, पशुपालन करना सीख लिया था। बागोर जैसे स्थानों से इसके साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? बागोर से साक्ष्य मिले हैं इसके, पशुपालन करना सीख गया था। और खाद्य संग्रह कर ही रहा था, शिकार कर रहा था, लेकिन पशुपालन भी से आ गया था, इसने जंगली जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया था। इससे इसका विभेद आसानी से हो जाता है। और यहाँ क्या होता है, नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में दोनों जो प्रवृत्तियाँ थीं, शिकार चल ही रहा था प्लस खाद्य संग्रह, इसके अलावा पशुपालन जो यहाँ से आके जुड़ गया मध्य पाषाण काल से। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो है कृषि। कृषि के साक्ष्य मिलने लगते हैं, और जब कृषि आती है तो कृषि अपने साथ क्या लाती है, भोजन पकाएंगे, खाना अगर बनेगा, कृषि में अनाज पैदा होगा तो कच्चा तो खाया नहीं जाएगा, फिर भोजन पकाएंगे तो बर्तन की ज़रूरत होगी। बर्तन मिट्टी के होते थे, यहाँ पर बर्तन के साक्ष्य। और जब खेती है, पशुपालन है, पशु पालतू करते हैं तो कहीं भी लेके जाओ, लेकिन खेती है तो अस्थाई जीवन, अस्थाई जीवन की शुरुआत। ये प्रवृत्तियां यहाँ डेवलप होती हैं, बर्तन बनने शुरू होते हैं, शुरुआती बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। ऐसा जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है मेहरगढ़, ये बलूचिस्तान में है पाकिस्तान के, और सिंधु घाटी सभ्यता का एक पश्चस्थल मान सकते हैं, पूर्व स्थल मान सकते हैं, जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता की बेल फूटी, जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के अंकुर पड़े, उस अंकुर का स्थान ये मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ को मान सकते हैं। नवपाषाण काल तक बुरझोम एक है, गुफकराल है, तमाम सारे स्थल नवपाषाण काल के मिले हैं। और नवपाषाण काल से हम जब इन चीज़ों का शुरुआत कर देते हैं, मानव जीवन के लिए जो जरूरी चीज़ें थी उसका विकास मानव ने नवपाषाण काल तक कर लिया था। तो अब इस कुछ वर्षों तक चलने के पश्चात ये जैसे जैसे प्रवृत्तियां दृढ़ होती गईं, मजबूत होती गईं, और लोगों की, और ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्रवृत्तियां डेवलप हुई, ये विश्वव्यापी थी, एक दूसरे से संबद्ध ना होते हुए भी एक दूसरे से एक साथ ही ये प्रवृत्तियां पूरे, चाहे वो स्पेन में हो या अफ्रीका में हो या भारत में हो, सारी प्रवृत्तियां जैसे कोई एक शक्ति एक दूसरे से जुड़ करके संचालित कर रही हुई, इस तरह से थी कि मतलब एक साथ ही शुरू हुई और सब जगहों पर हुई। और जब ये अस्थाई जीवन की शुरुआत हुई तो लगभग सब जगहों पर ये स्थितियां शुरू हुई, और
लोगों की मोबिलिटी भी बढ़ी। मोबिलिटी मतलब ये है कि एक जगह से दूसरे जगह आना जाना लोगों का, अफ्रीका से निकल करके लोग बाहर आने लगे, या यूरोप के जो आदिवासी समुदाय थे जो इस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे थे, वो भी उनके अंदर भी उत्सुकता, जब इतनी प्रवृत्ति आ गई तो तब तक दिमाग डेवलप हो गया था। दिमाग डेवलप होने के मतलब कि उत्सुकता बढ़ी, उत्सुकता बढ़ने के बाद लोगों की मानव यायावर होता ही है, वो प्रवृत्तियाँ बढ़ी। और शुरुआती स्थिति में अगला जो स्थिति आती है, ये जो पूरा पाषाण काल के बाद जो स्थिति आती है, पाषाण काल के बाद जो स्थिति आती है, आप समझ ही गए होंगे पाषाण काल में क्या क्या है। दूसरी स्थिति आती है सिंधु घाटी सभ्यता। अभी हमने बताया कि इसके अंकुर कहाँ पड़ गए थे, मेहरगढ़ से, और मेहरगढ़ से एक उन्नत सभ्यता की जो बीज थे वहीं पड़ गए थे, और वहाँ से ये सभ्यता आगे बढ़ करके डेवलप होती है, थोड़ी सी अनुकूल स्थितियाँ पाता है, थोड़ा सा कृषि क्षेत्र, उसको कृषि क्षेत्र का विस्तार मिलता है, एक अच्छे चौराहे की तरह ये जो बलूचिस्तान का क्षेत्र था या सिंधु घाटी का क्षेत्र था, सिंधु नदी का क्षेत्र था, इधर चाइना से, भारत से, भारतीय क्षेत्रों से, खानों से, वहाँ के समुद्री कीमती पत्थरों से, इधर मध्य एशिया से, अफ्रीका से, एक तरह से ये जो सेंटर प्लेस था, ये उसी सेंटर प्लेस के नाते ये एक नगरीय सभ्यता के रूप में डेवलप हो सका। और सिंधु घाटी सभ्यता का समय जो आता है, ये जो 1750 ईसा पूर्व तक ये चलता है, और एक विस्तृत ऐसी सभ्यता जो पूरे विश्व में, बहुत विश्व में ऐसी अकेली सभ्यता थी जो इतनी व्यवस्थित और इतने व्यापक क्षेत्र में फैली हुई थी, जिसने पूरे लगभग मध्य एशिया, मिस्र तक, मिस्र, मेसोपोटामिया, बहरीन, तमाम सारे स्थानों से इसने संबंध स्थापित किया, और एक विस्तृत सभ्यता, एक विस्तृत व्यापार, एक विस्तृत सिस्टम, एक प्रणाली डेवलप किया इसने, तब माप तौल की, नगरों की, आवागमन की, पूजा पाठ की, जिसकी कई प्रवृत्तियां आज भी हमारे जीवन में देख जाती हैं। जैसे वृषभ वहाँ का एक श्रृंगी पशु जो था वो बहुत फेमस था। आज भी वृषभ जो वहाँ का पूजनीय पशु था, ऐसा लगता है, वो आज भी हमारे अगर गांव गलियों में लोग जो कुछ धर्मात्मा लेके घूमते रहते हैं, तो उनको ले करके हम अपने बरबस ही कुछ न कुछ उनको दान में दे देते हैं। तो इस सारी चीज़ें जो है चलती रहती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो तीसरी परिस्थिति आती है, इसके पतन के बाद आती है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का जो विकास होता है, ये 1750 में इसका अवसान, ईसा पूर्व में इसका अवसान होता है सिंधु घाटी सभ्यता का, और इसका 1500 ईसा पूर्व में, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ये ऋग वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चलती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक अधिक उन्नत प्रजाति आर्य आते हैं। उन्होंने सिंधु सभ्यता के बाद उससे आगे बढ़ करके पंचनद प्रदेश में, पंजाब के क्षेत्र में, सिंधु नदी से थोड़ा सा आगे, वहाँ पर अपनी सभ्यता विकसित की। लेकिन यहाँ पर दोनों मूलभूत अंतर ये था कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और ये एक काबाइली सभ्यता थी। इस काबाइली सभ्यता ने कई मानक स्थापित किए। दोनों सभ्यताएं एक दूसरे से अलग थीं, अंतर में कहीं न कहीं जुड़ी थीं, लेकिन यह है कि एक दूसरे से पूरी तरह अलग थीं और ये प्रजातियां इनकी अलग थीं। और इस सभ्यता ने, वैदिक सभ्यता ने एक व्यापक संस्कृति का विकास किया और पशुपालन, श्लोक, ग्रंथ, तमाम सारे चीज़ों का लेखन हुआ इसमें। और इससे हम उनकी संस्कृति, इसके अवशेष तो नहीं मिलते हैं, लेकिन इसकी संस्कृति के हम साक्ष्य इन ग्रंथों में स्तरीकरण के बावजूद भी इन ग्रंथों से निकाल पाते हैं। ऋग वैदिक सभ्यता के बाद जो चौथी अवस्था आती है, उत्तर वैदिक सभ्यता। उत्तर वैदिक सभ्यता ये लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500-600 ईसा पूर्व तक रहती है। यहाँ पर यज्ञ, कर्मकांड, तमाम सारी प्रवृत्तियाँ डेवलप होती हैं वैदिक सभ्यता में। उत्तर वैदिक सभ्यता में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, एक तो भौगोलिक क्षेत्र का परिवर्तन होता है। इसका क्षेत्र था ये सिंधु घाटी,
घाटी क्षेत्र था ये, उससे व्यापक क्षेत्र था, लेकिन मान सकते हैं सिंधु का अपवाह क्षेत्र ही मान सकते हैं, क्योंकि गुजरात जो गंगा का अपवाह क्षेत्र है और सिंधु का अपवाह क्षेत्र है, तो सिंधु के अपवाह क्षेत्र की तरफ ज़्यादा झुका हुआ था। और वैदिक सभ्यता जो होती है ये पंजाब, आधुनिक पंजाब जो है, पंचनद प्रदेश, पंचनद प्रदेश यानी 5 नदियों का प्रदेश से आज पंजाब के नाम से बात जानते हैं। रावी से ब्यास, सतलज, झेलम, इस तक नदियाँ इसमें, हालांकि काबुल से लेकर के स्वात, कुर्रम, इधर गोमल, सरस्वती, सिंधु, सारी नदियों का इसमें वैदिक सभ्यता में वर्णन है। उत्तर वैदिक काल पुनः आता है। उत्तर वैदिक काल का क्षेत्र जो होता है पंजाब से पूर्व, पंजाब से आगे बढ़ता है, ये इसका क्षेत्र होता है गंगा घाटी, सीधे कह दें गंगा घाटी, ये बढ़ता है मगध तक, और यहीं से अस्थाई जीवन की शुरुआत फिर होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जब खत्म हुआ था तो यहाँ से अस्थाई जीवन के हल्के आभास, अस्थाई जीवन का प्रारंभ पुनः होता है, और कबायली जीवन में दरार पड़नी शुरू होती है। मगध तक विस्तृत है घाटी, और इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका निभाई जिसने, उसने लोहे ने, किसने, लोहे के प्रयोग ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि यहाँ पर लोहे का यूज़ नहीं था, इसलिए हम गंगा घाटी के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में जो सघन जंगल थे उनको नहीं काट सकते थे। लेकिन यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में हमें स्पष्ट रूप से हो जाता है कि लोहे का उत्तर वैदिक साहित्य में स्पष्ट साक्ष्य है, और उसका यूज इन लोगों ने किसमें किया, उसका यूज स्पष्ट रूप से इन्होंने गंगा घाटी के जंगलों को साफ करने में किया। उत्तर वैदिक काल के बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक है, ये 600 ईसा पूर्व तक। 5वां जो स्थिति आती है ये है बुद्ध काल, मान सकते हैं बुद्ध काल, ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक है बुद्ध काल। और इस समय लगभग 62 संप्रदायों का उदय होता है, 62 धार्मिक पंथों का उदय होता है। अब 62 धार्मिक पंथ जो हैं ये क्यों उदय होते हैं, इसके बीज यहाँ पर छुपे हैं। जो कर्मकांड यहाँ से प्रारंभ होते हैं वैदिक सभ्यता के, यज्ञ, हवन, यज्ञ बलि, वो आकर के यहाँ रूढ़ या अत्यंत जटिल हो जाते हैं। और जो सभ्यता अस्थाई जीवन का प्रारंभ यहाँ होता है, उस अस्थाई जीवन के प्रारंभ में जैसे बलि एक उदाहरण है, जैसे बलि हम देते हैं पशुओं की, इसमें बलि देना प्रारंभ हो गया था, तो बलि के कारण पशु ह्रास होने लगा। जो अस्थाई जीवन के प्रारंभ में जो महत्व कृषक को या व्यापारियों को, साहूकारों को मिलना चाहिए था, वो यहाँ पर नहीं मिल पा रहा था उन्हें। और महत्व किसका था, एक तो पुरोहित का जो यज्ञ कराता था यहाँ पर, और दूसरा जो था राजा को था जो यज्ञ करवाता था, दक्षिणा देता था। दो के बाद तीसरे का कोई महत्व नहीं था, इनका अनादर। जबकि व्यवस्था कौन चलाता था, तीसरा वर्ग या तीसरा और चौथा वर्ग, तीसरा और चौथा वर्ग व्यवस्था चलाता था, कर देता था, उपज करता था, भोजन देता था सबको, लेकिन उनका महत्व नहीं था। इसीलिए ये लंबे समय तक उबाल नहीं सह पाया ये समाज, उस समय का तत्कालीन बौद्ध उत्तर वैदिक कालीन समाज। और उसने एक प्रतिक्रिया स्वरूप एक धार्मिक क्रांति होती है, धार्मिक क्रांति होती है। उस धार्मिक क्रांति में 62 धार्मिक पंथों का उदय होता है, जिसमें बौद्ध और जैन सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिसने समाज के अनुकूल एक व्यवस्था की कल्पना की और लोगों को एक सम्मानित जीवन, चाहे वो जिस वर्ग के हों, जो जाति व्यवस्था दृढ़ होती जा रही थी, जाति व्यवस्था के अनुसार लोगों को जो अयाचित स्थिति झेलनी पड़ती थी, बुरी स्थिति झेलनी पड़ती थी, वो इन धार्मिक पंथों ने उसको दूर करने का प्रयास किया और लोगों को सभी लोगों को एक सम्मानित जीवन जीने का प्रयास
किया। कृषि व्यवस्था में जो अड़चनें आ रही थी उसे दूर करने का प्रयास किया। व्यापार में जो बस अड़चनें आ रही थी, जैसे व्यापार में जैसे सूद पर ब्याज लेना, इस तरह तमाम सारे जो उसमें अवरोध थे, समुद्र यात्रा करने का अवरोध था, मतलब तमाम सारे अवरोध थे जो उत्तर वैदिक काल में, वो यहाँ पर इन धार्मिक पंथों ने दूर किया और लोगों ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म को हाथों हाथ लिया। लंबे समय तक ये धर्म रहा। बौद्ध धर्म तो आज भी भारत से भले ही कम हो गया हो, लेकिन विदेशों में, पूरे दक्षिण पूर्व एशिया, जापान, कोरिया आदि देशों में, चाइना, ताइवान, सब में, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मतलब हर जगहों पर बौद्ध धर्म छाया हुआ है। और बौद्ध धर्म को पुनः एक राजधर्म बनाने में, एक लोक धर्म बनाने में, एक विश्व धर्म बनाने में अशोक ने, कनिष्क ने और बाद में हर्ष ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और वैश्विक प्रसार में इनकी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसका हम अगले क्लासेज में अध्ययन करेंगे। बुद्ध काल के बाद छठवीं जो स्थिति आती है यहाँ पे, यह है मौर्य काल, या मगध का उत्कर्ष कह सकते हैं। मगध का उत्कर्ष ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, या 599 ईसा पूर्व से लेकर के चलता है मौर्य काल तक। 599 ईसा पूर्व में होता है, जिसमें बिंबिसार शासक होता है, और अंत में जो है 7वीं स्थिति मौर्य काल की है। ये चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में शासक बनता। मगध एक, इन शुरुआती शासकों ने मगध में एक व्यवस्था की स्थापना की, और उस व्यवस्था की स्थापना, मगध का उत्कर्ष जब होता, महाजनपदों का उदय होता है बुद्ध काल में, और उसी बुद्ध काल में ही महाजनपदों का जब उदय होता है, तो उसी में एक महाजनपद अपनी अनुकूल भौगोलिक स्थिति और अतिशेष उत्पादन की वजह से आगे बढ़ता है और एक विशाल साम्राज्य मगध का निर्माण करता है। और शुरुआती शासकों ने एक कर व्यवस्था, एक राजनीतिक व्यवस्था, एक शासन व्यवस्था स्थापित की, और उसी शासन व्यवस्था में जब थोड़ी सी कमी आई और उन्नत व्यवस्था की ज़रूरत पड़ी, तो मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर मगध को हस्तगत किया, और उसको जो एक व्यवस्था बनी थी उसको बिगाड़ने वाले शासकों को हटा करके एक सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित की। और 322 ईसा पूर्व से ये साम्राज्य चलता रहा 184 ईसा पूर्व तक, जब पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और मौर्य वंश का अंत कर दिया। इसके बाद मौर्योत्तर काल शुरू होता है, 8वां मान सकते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में हम सबसे महत्वपूर्ण शासक पाते हैं। इसमें उत्तर भारत में अगर देखा जाए तो मौर्योत्तर काल में शुंग, कण्व आए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शासक था कनिष्क, कुषाण वंश का था ये। कुषाण वंश, ये 78 ईस्वी में इसका राज्यारोहण होता है। इस पर विवाद है हालांकि। और दक्षिण में सातवाहन शासक, ये 2 महत्वपूर्ण शासक हुए। सातवाहन शासक जो हुए, सिमुक ने स्थापना की थी सातवाहन वंश की, और इन दोनों शासकों ने मौर्योत्तर काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौर्योत्तर काल के बाद जो मौर्योत्तर काल के बाद अगली स्थिति आती है गुप्त काल। जो व्यापार वाणिज्य मौर्य काल में उन्नत रूप या शुरुआती वैदेशिक व्यापार शुरुआती स्टेज में था, वो वैदेशिक व्यापार कनिष्क के समय में व्यापक रूप से पूरे विश्व के साथ होने लगा। और मौर्योत्तर काल में एक सबसे बड़ी विशेषता इसकी व्यापारिक उन्नति थी, और इसने व्यापारिक से व्यापक धन अर्जन किया। और उसके बाद ही उसी की नींव पर गुप्त काल का उत्कर्ष होता है। ये 319 ईस्वी में से 550 ईस्वी तक ये चलता है गुप्त काल। गुप्त काल में विभिन्न शासक हुए। पुनः संस्कृत, जो वैदिक संस्कृत थी, वैदिक काल में संस्कृत थी, बुद्ध काल में पाली भाषा जो आ गई थी,
बुद्ध बौद्ध धर्म अर्धमागधी पाली भाषाओं का डेवलपमेंट होता है। पुनः जो है यहाँ पर संस्कृत का उत्थान होता है, संस्कृत भाषा का उत्थान होता है। भाषा उसका वैदिक संस्कृत जो पृष्ठभूमि में बीच में चले गए थे, मौर्योत्तर काल में जो पृष्ठभूमि में चले थे, उस वैदिक संस्कृत का यहाँ पर पुनः उत्थान होता है। वैदिक संस्कृत और विभिन्न ग्रंथों के कालिदास जैसे कवि हुए जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। इस तरह से बहुत सारी उपलब्धियां आई, वैज्ञानिक उपलब्धि आई। भास्कर, वैज्ञानिक उपलब्धि में भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, महान विभूतियों का समय है ये गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग भी कहा जाता है। हालांकि इस पर जो है विभिन्न विद्वानों में विभेद है, लेकिन ये निश्चित तौर पर मानना होगा जो उपलब्धियां, जो वैज्ञानिक उपलब्धियां इस समय गुप्त काल में भारतीय इतिहास को मिली, वो शायद बाद में अभी तक हम नहीं प्राप्त कर पाए हैं। जो वैज्ञानिक उपलब्धियां मिली, साहित्य के क्षेत्र में उपलब्धियां, विशेष उपलब्धियां मिली। संस्कृत साहित्य जो लिखा गया, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी रचनाएं जो हैं वो कालजयी रचनाएं हैं, जो आज तक उस स्तर की रचनाएं जो है नहीं लिखी जा सकी हैं। इसके अलावा गणित के क्षेत्र में पाई का मान हो, शून्य का आविष्कार हो, इस तरह से बहुत सारे जो आविष्कार हुए वो उसका समय यही था। मंदिर निर्माण की जो कला है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जैसे मंदिरों का निर्माण प्रारंभिक अवस्था यहीं से शुरू होती है और इसका आगे जा कर के विस्तार होता है, चाहे वो नागर शैली हो, बेसर शैली हो, द्रविड़ शैली हो, जिस शैली में हो उसका यहीं पर पड़ता है। हालांकि ग्रामीण जीवन या लोक जीवन या सामान्य जीवन जो था उसमें बहुत अधिक परिवर्तन नहीं आया, बल्कि उसमें निम्न व्यवस्था पड़ी। सामंतवाद जैसी प्रवृत्तियां भी सिर उठाईं और बाद में जाकर के मध्यकाल की जो व्यवस्था थी उसके लिए ये गुप्त काल में, उसके बीच गुप्त काल में ही पड़े। गुप्त काल के बाद अगली स्थिति आती है हर्ष का समय। हर्ष जो है गुप्त काल के पतन के बाद हर्ष एक ऐसा शासक था जिसने संपूर्ण भारत पर नहीं लेकिन उत्तर भारत पे एक बार पुनः शासन किया और उस शासन व्यवस्था में एक बौद्ध, उसके समय में विदेशी यात्री ह्वेनसांग आया। गुप्त काल में फाह्यान आया था, इसमें ह्वेनसांग आया और उसने हर्ष की शासन व्यवस्था का वर्णन किया है। सामंतवादी व्यवस्था इस समय जो है जोर पकड़ चुकी थी, इसलिए इसके शासन में उसके तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। हर्षवर्धन के शासन में जो सामंतवादी व्यवस्था के तत्व हैं बहुत व्यापक मात्रा में हैं और ये इसका समय जो है 7वीं सदी के मध्य तक या 645 तक ये समाप्त होता है ईस्वी तक। और इसके बाद पूर्व मध्यकाल जो छिटपुट शासकों को छोड़ दिया जाए तो इसका पूर्व मध्यकालीन व्यवस्था या सामंतवादी व्यवस्था शुरू होती है। सामंतवादी व्यवस्था या राजपूत काल शुरू होता है। ये उत्तर भारत में अस्थिरता का काल था, सामंतवाद का चरम का काल था और एक तरह से कह सकते हैं कि एक व्यवस्था के परिवर्तन का काल था, एक संक्रमण का फेज था, एक प्राचीन व्यवस्था के मध्यकालीन अवस्था में जाने का फेज था और ये समय चलता है 800 से 1200 ईस्वी तक। इसके बाद जो स्थितियां आती हैं, सल्तनत काल शुरू होता है। मोहम्मद गोरी के गजनवी का आक्रमण होता है। गजनवी के आक्रमण के बाद सल्तनत काल का मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है और सल्तनत काल का प्रारंभ होता है। सल्तनत काल को हम मान सकते हैं 1200 ईस्वी से मोटा अगर माने तो 1200 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक मध्यकाल यहाँ शुरू होता है। सामंतवादी व्यवस्था ये पूर्व मध्यकाल इसे कह सकते हैं, पूर्व मध्यकाल। और ये है पूर्व मध्यकाल, इसका समय ये है और ये है मध्यकाल। मध्यकाल है। मध्यकाल में दो स्थितियां हैं। एक तो पहली सल्तनत है, सल्तनत काल 1200 से 1526 ईस्वी तक, जब पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। और दूसरी स्थिति आती है मुगल काल।
मुगल काल 1526 बाबर के सिंहासनारोहण से लेकर के हम मान सकते हैं 1707 में अकबर की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु तक। इसके बाद आधुनिक काल शुरू मान सकते हैं। तीसरी स्थिति आती है आधुनिक काल। इसका समय 1707 ईस्वी से, हालांकि 1699 में ही इसकी स्थिति 1600 में ही लगभग वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी, लेकिन 1707 से मुगल काल तब तक प्रभावी था, हावी नहीं हो पाया। 1707 से आज तक मान सकते हैं आधुनिक काल, या जब तक की स्थिति आपका जो पेपर में सिलेबस में है उसको देख लीजिए। तो इस 1707 से स्थितियाँ शुरू होती हैं और ये आधुनिक काल चल रहा है। आधुनिक काल में भी कई फेज आते हैं। शुरुआत में अगर हम देखते हैं 1857 तक की स्थिति जो होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के मजबूती का काल था और 1857 से 1914 तक संस्थाओं की स्थापना का काल था। जब विभिन्न संस्थाएं स्थापित हुई, अंत में कांग्रेस जो है एक सुदृढ़ संस्था के रूप में स्थापित हुई, कांग्रेस, जिसने एक विस्तृत खाका तैयार किया स्वतंत्रता आंदोलन का और आगे के लिए मार्ग तैयार किया। और 1915 से 1947 तक, स्वतंत्रता मिलने तक, एक गांधी युग कह सकते हैं, जब गांधी जी का आगमन होता है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही समाप्त होता है। हालांकि 1948 में उनकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन 1947 तक गांधी युग मान सकते हैं, जिसने व्यापक आंदोलनों और व्यापक रणनीति के द्वारा आंदोलनों की शुरुआत की। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।